वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक है अपकिरण के माप। पहले हमने पढ़े थे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं? जैसे हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें मार्क्स दिए हुए हैं 10, 20, 30, 40, 50 और 60। तो इसका हम क्या निकालेंगे? माध्य। इसका माध्य कितना आएगा? इसके पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो यहां से हमने इसके पदों का योग निकाला 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60। कितना आ गया? 210 बटा 6। यहां से हमारे पास माध्य आ गया 35। अब ये क्या है? माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। तो हम जानते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं। ये प्रथम स्तर के माप होते हैं। अब हम देखेंगे अपकिरण के माप क्या होते हैं। तो अपकिरण के माप द्वितीय स्तर के माप होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है? अपकिरण के माप होते क्या है? तो हमने क्या निकाला? यहाँ माध्य निकाला है 35। तो ये जो पद मूल्य है 10, 20, 30, 40, 50 और 60, तो इस माध्य का इन पद मूल्यों का डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास में अपकिरण के माप। जैसे कि 10 और 35 का हमने डिफरेंस निकाला, कितना आया? माइनस का 25। तो ये क्या आ गया? इसके अपकिरण के माप। ऐसे ही 40 और 35 का निकालेंगे तो यहाँ +5 आएगा। तो ये कितना हो गया? इसके अपकिरण के माप। अब हम देखते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप वास्तविक समंकों पर आधारित होते हैं। बिल्कुल ये वास्तविक समंकों पर आधारित होते हैं। और ये क्या होते हैं? प्रथम स्तर के माप होते हैं। जबकि अपकिरण के माप क्या होते हैं? इन माध्य मूल्यों से कितनी दूरी पर स्थित है। और क्या ये द्वितीय स्तर के माप होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे डॉक्टर बाउले के अनुसार समंक श्रेणी के पद मूल्यों का विचरण, विक्षेपण, बिखराव, फैलाव अपकिरण के माप कहलाते हैं। क्या होते हैं ये पद मूल्यों का विचरण, विक्षेपण, बिखराव और फैलाव। नेक्स्ट हम देखेंगे अपकिरण के मापांकन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है निरपेक्ष मापांकन, दूसरा है सापेक्ष मापांकन। निरपेक्ष मापांकन क्या होगा? इसे हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल में देखते हैं कि क्वेश्चन में अगर हमें मार्क्स दिए हुए हैं कि हमें किसी का मार्क्स दिया है 10, 30, 60 और 80, और हमें आंसर यानी कि परिणाम जो हमें प्राप्त हो रहा है वो भी अगर मार्क्स ही प्राप्त होंगे तो ये क्या होगा? निरपेक्ष मापांकन होगा। और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हमें क्या प्राप्त होता है? निरपेक्ष माप ही प्राप्त होता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। जिस इकाई में समंक श्रेणी दी है उसी इकाई में अगर मापांकन हो तो क्या कहलाएगा? निरपेक्ष मापांकन कहलाएगा। जैसे हमें एक और देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल में हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, तापमान दिया हुआ है, और जब हम इसका परिणाम निकालते हैं, औसत परिणाम, तो परिणाम में भी अगर हमें टेम्परेचर ही प्राप्त हो रहा है तो ये क्या होगा? इसका निरपेक्ष मापांकन होगा। सापेक्ष मापांकन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक समंक श्रेणियों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन हेतु इसका उपयोग किया जाता है। तो सापेक्ष मापांकन का उपयोग क्या किया जाएगा? 2 या 2 से जो अधिक अलग अलग समंक श्रेणियां होंगी उनका तुलनात्मक अध्ययन के लिए। इसके अलावा सापेक्ष माप में क्या होगा? परिणाम परसेंटेज, आनुपातिक या गुणांक में प्राप्त होगा, ना कि हमें इकाई में प्राप्त होगा। इसका फॉर्मूला है सापेक्ष माप बराबर निरपेक्ष माप अपॉन माध्य। नेक्स्ट हम देखते हैं रेंज क्या होती है। तो रेंज हमें पता है कि किसी समंक श्रेणी की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है और जो लोएस्ट वैल्यू होती है उनका माइनस करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? रेंज प्राप्त होती है। तो समंक श्रेणी के मैक्सिमम व मिनिमम पद मूल्यों का अंतर क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। रेंज का क्या है? बीजीय विवेचन संभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि सभी पद मूल्यों पर यह आधारित नहीं होती। अब रेंज सभी पद मूल्यों पर आधारित। नेक्स्ट है इसका फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल्स टू हाइएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो R बराबर क्या हो गया? का जो उच्चतम मान है, हाईएस्ट वैल्यू है पद मूल्य का, और लोएस्ट वैल्यू का माइनस। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना हमने कोई मार्क्स लिए हैं 10, 20, 30, 40, 15 और 60।
तो हमें क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो रेंज क्या होगी, हाईएस्ट वैल्यू। तो यहाँ देखेंगे हम सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 60। अब देखनी है हमें सबसे लोएस्ट वैल्यू, तो ये हो गई हमारी सबसे लोएस्ट वैल्यू 10। तो रेंज हमें कितनी प्राप्त हो गई यहाँ से, 50। अब ये रेंज मार्क्स ही हमें प्राप्त हुए हैं, यहाँ भी हमें मार्क्स ही दिए हुए हैं, तो सेम मार्क्स, ये भी यूनिट मार्क्स है, यहाँ भी मार्क्स प्राप्त हुए हैं, तो क्या होगा, ये निरपेक्ष मापांकन। इसके बाद हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है। तो रेंज गुणांक क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू, ये होगा इसका फॉर्मूला। और जो कोफिशिएंट ऑफ रेंज है ये क्या होगा, सापेक्ष माप होगा, क्योंकि इसमें क्या है, तुलनात्मक अध्ययन होगा। अब हम सेम क्वेश्चन में देखेंगे अगर, तो क्या है, हमारी हाईएस्ट वैल्यू 60 है और लोएस्ट वैल्यू कितनी है, 10। तो यहां से हमारी हाईएस्ट वैल्यू कितनी आई है, 60, और लोएस्ट वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 10। फॉर्मूले में रखेंगे हम 60 माइनस 10 अपॉन 60 प्लस 10, तो ये आ गया 50 अपॉन 7। अब ये क्या दिखा रहा है, हमें तुलनात्मक अध्ययन दिखा रहा है, तो क्या होगा, ये सापेक्ष माप। एक और एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। अगर हमें प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है 200, 500, 350, 400, 100, 50, -100 और -50 और 150, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, सबसे पहले रेंज निकालनी है। तो रेंज में हम क्या करते हैं, सबसे हाईएस्ट वैल्यू माइनस सबसे लोएस्ट वैल्यू। सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर कौन सी है, ये हो गई 500, और सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या होगी हमारे पास यहाँ पर, -100। अब हम देखेंगे यहाँ पर दो माइनस में है, पद मूल्य -100 और -50। तो -100 और -50 में से अगर हम सबसे छोटी वैल्यू देखेंगे, सबसे छोटी वैल्यू होती है माइनस का 100। तो ये फॉर्मूले में रखेंगे हम 500 माइनस माइनस का 100, तो यहां से आ गया 500 प्लस 100, ये हो गया 600। ये हो गई हमारे पास में रेंज। रेंज किस में निकलेगी, निरपेक्ष मान में, निरपेक्ष माप। उसके बाद निकालेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होती है, h माइनस एल अपॉन h प्लस एल। यहां से रखेंगे हम वैल्यू 500 माइनस माइनस का 100 अपॉन 500 प्लस माइनस का 100। यहाँ आ गया 600, ये आ गया 400। यहाँ से आ गया हमारे पास में आंसर 3/2। ये होगा हमारे पास में सापेक्ष मान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर हम इसे खंडित श्रेणी में समझते हैं, खंडित श्रेणी में कैसे होगा ये सॉल्व। तो हमने एक एग्जांपल लिया है, x हमें दिया हुआ है, f हमें दिया हुआ है 4, 9, 3, 12, 15, और f हमें दिया हुआ है 1, 2, 3, 2 और 1। अब हमें यहां से निकालनी है रेंज। तो रेंज क्या होगी, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू है 15। यहाँ से हमें साफ दिख रहा है हाईएस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर 15, और लोएस्ट वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3। तो हमने यहाँ सीधा वैल्यू रख दी, 15 माइनस 3 कितना आ गया यहाँ पर 12। और हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे तो ऊपर क्या होगा माइनस, नीचे क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आ गया 15 माइनस 3 अपॉन 15 प्लस 3, ये हो गया 12/18। अब हम देखेंगे रेंज, तो इसका निरपेक्ष मान होगा, यहाँ पे आएगा इसका सापेक्ष मान। इसके अलावा एक चीज और हम देखते हैं नोट में, ये जो विस्तार है, विस्तार मतलब रेंज की गणना, रेंज की गणना में जो आवृत्ति हमें दी हुई है, यहां पर हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आवृत्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। लास्ट हमने देखा खंडित श्रेणी में, उससे पहले हमने देखा व्यक्तिगत श्रेणी में। अब हम देखेंगे अखंडित श्रेणी में कैसे हमें रेंज निकालनी है। हमें सारणी दी, हमें श्रेणी दी हुई है 1 से 9, 10 से 19, 20 से 29,
30 से 39, 40 से 49। तो ये सबसे पहले हम देखेंगे ये कौन से प्रकार की श्रेणी है। तो ये समावेशी श्रेणी है। और हमने देखा है कि समावेशी श्रेणी को किस में चेंज करते हैं हम, अपवर्जी श्रेणी में। अपवर्जी श्रेणी में हमें चेंज करना है सबसे पहले। और अपवर्जी श्रेणी में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका अंतर देखते हैं। सबसे पहले इनका अंतर कितना है, एक 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 इनका अंतर है। अब हम क्या करेंगे, अंतर में 2 का भाग देंगे, कितना आ गया 0.5। अब इसे अपवर्जी श्रेणी में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे और सेकंड लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। हमने किया 1 में से 0.5 माइनस किया 0.5 और 9 में प्लस किया, इसमें हमने माइनस किया, इसमें प्लस किया, तो ये हो गया 9.5। ऐसे 10 में हमने माइनस किया 0.5 को और 19 में हमने 0.5 को प्लस किया है, तो ये हो गया 9.5 से 19.5। फिर हमारी नेक्स्ट पूरी सीरीज हमें प्राप्त हो गई है। यहां से हमें लोएस्ट लिमिट क्या प्राप्त हुई है 0.5 और हाईएस्ट लिमिट क्या प्राप्त हुई है 49.5। अब रेंज में हम रखेंगे फॉर्मूले में इसको, रेंज क्या होती है हमारी, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 49.5 है और लोएस्ट वैल्यू कितनी है हमारी 0.5। हमने वैल्यू पुट करी, हमारे पास रेंज कितनी आ गई है 49। नेक्स्ट हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज का गुणांक कैसे निकालते हैं। तो ये होता है हमारे पास में h प्लस एल अपॉन h माइनस एल। h हमारे पास है 49.5, l है 0.5, तो हमने वैल्यू रखी कितना आ गया 49, यहाँ आ गया 50, तो ये आएगा 0.98 के समथिंग। इसके बाद हम देखते हैं रेंज के कुछ गुण होते हैं। रेंज क्या होती है, गणना में आसान, सबसे सरल माप होती है, सबसे पहले देखेंगे। इसके अलावा रेंज क्या होगा, निरपेक्ष माप होगा। इसमें रेंज क्या प्राप्त हुई है, निरपेक्ष माप। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या प्राप्त हुआ है, सापेक्ष माप। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो रेंज क्या प्राप्त हुआ है हमें, निरपेक्ष माप। 2 पद मूल्यों पर आधारित है रेंज, सिर्फ 2 पद मूल्यों पर, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू पर आधारित है और लोएस्ट वैल्यू पर आधारित है। इसके अलावा जो बीच में जो अन्य पद मूल्य है उन पर यह आधारित नहीं है। तो क्या ये श्रेणी की सही बनावट की जानकारी नहीं देता। इसके अलावा मध्य में परिवर्तन से अप्रभावित है। अगर मान लें हम कि हमारे पास कोई श्रेणी है 7, 5, 8, 9, 10, 12, तो रेंज क्या करता है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू पर आधारित होता है। अगर हमने बीच में एक प्लस कर दिया या माइनस कर दिया, कुछ भी परिवर्तन कर दिया, तो इसका इस पे प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है खुले सिरे श्रेणी में उपयोगी नहीं है। इसके अलावा खुले सिरे वाली श्रेणी होती है उसमें उपयोगी नहीं है। इसका यूज कहाँ करते हैं हम, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव जानने के लिए, तापमान का निर्धारण करने के लिए, सोने चांदी के भाव देखने के लिए, विनिमय ब्याज दरों में परिवर्तन आदि में क्या किया जाता है, रेंज का यूज किया जाता है। क्योंकि इन्हीं में क्या होता है, लोएस्ट वैल्यू होती है और हाईएस्ट वैल्यू होती है। जैसे शेयर मार्केट में हमें उतार चढ़ाव देखना है, तो शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव देखने के लिए हम क्या करेंगे, उस टाइम की हम हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे और लोएस्ट वैल्यू देखेंगे। ऐसे सोने चांदी के भाव में करते हैं हम कि आज का हमारा हाईएस्ट प्राइस कितना है और लोएस्ट प्राइस कितना है।